ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके सामने आया हूँ पानी और सीकेडी बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए कि एक सीकेडी पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए। आज हम इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अगर आप इसकी जानकारी को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे जो जरूरी बात होती है वो ये होती है कि कितना पानी पीने के बजाय कौन सा पानी पिया जाए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के 5 से 6 प्रकार के पानी होते हैं। उनमें से जो सबसे बेस्ट वाटर होता है, अगर आप उसको पियोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे पानी आता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को एक तरीके से रेन वाटर भी कहा जा सकता है, यानी कि स्लो प्रोसेस से जो नदियों में, झरनों में या जमीन के ऊपर जो पानी होता है, जब वो भाप बन करके हवा में चला जाता है, बादल बन जाता है और बारिश के रूप में जब बरसता है, तो अगर कोई बंदा उस पानी को कलेक्ट करके पीता है तो वो सबसे अच्छा होता है। उसके साथ साथ में आर्टिफिशियल डिस्टिलर भी आते हैं जिनकी सहायता से डिस्टिल्ड वाटर बनाया जा सकता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर को लेकर के काफी भ्रांतियां हैं कि उससे शरीर में से मिनरल्स लीच आउट होने लग जाते हैं, मिनरल्स की कमी हो जाती है। मैंने पर्सनल डिस्टिल्ड वाटर को यूज करा है और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। कोई बंदा अगर डिस्टिल्ड वाटर को पीता है या रेन वाटर को कलेक्ट करके पीता है, उसको साफ करके पीता है, तो वो सबसे अच्छा पानी माना जाता है। डिस्टिल्ड वाटर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है लिविंग वाटर। लिविंग वाटर को आप घर पर भी बना सकते हो। उसके लिए आप 2 या 3 मटके की सहायता ले सकते हो। लिविंग वाटर को किस प्रकार बनाना है उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देख करके आप लिविंग वाटर बना करके उसको लेना चालू कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है एल्कलाइन वाटर। जितना हमारा शरीर ज्यादा एल्कलाइन होता है उतना शरीर के अंदर से बीमारियां खत्म होती जाती है। अगर आप सभी एल्कलाइन वाटर लेना चालू करते हो तो वो भी आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा। अगले नंबर पे सबसे ज्यादा अच्छा पानी माना जाता है जमीन का पानी, यानी कि कुएं में से, धरती में से या झरनों में से जो पानी निकलता है वो सबसे ज्यादा अच्छा और शुद्ध पानी माना जाता है, जिससे कि शरीर की बीमारियां भी ठीक होने लग जाती हैं। उसके बाद अगर आपको इन चारों में से किसी भी प्रकार का पानी नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप नॉर्मल पानी लो और उसको उबाल करके ठंडा करके पियो। किसी भी कंडीशन में आरओ वाटर या फिर ज्यादा हार्ड वाटर नहीं लेना चाहिए। आप इन 5 प्रकार के पानी में से कोई भी पानी पियोगे तो धीरे धीरे करके आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। इसके बाद अगले नंबर पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि किडनी डैमेज होती क्यों है। जैसा कि आपने सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम में देखा था कि हमने किडनी डैमेज होने के कुछ मुख्य कारण बताए थे। अगर आपने उस प्रोग्राम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में आपकी सीकेडी के लेकर के लगभग सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे मेहनत करी जाती है। तो उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि एक मुख्य कारण और रहता है जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। वो मुख्य कारण रहता है कि या तो जरूरत से ज्यादा कम पानी पीना या जरूरत से ज्यादा पानी पीना। अगर कोई बंदा अपनी बॉडी के हिसाब से बहुत कम पानी पीता है तो किडनी अच्छे से टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे करके किडनी फेल हो जाती है। दूसरी जगह पे अगर कोई बंदा जरूरत से ज्यादा पानी पीता है तो उसकी वजह से किडनी को और ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी किडनी धीरे धीरे करके खराब हो जाती है। तो आखिर में अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर पानी पिए तो कितना पिए, आखिर हमें स्वस्थ रहने के लिए कितना पानी पीना चाहिए। तो उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। किसी भी नॉर्मल पर्सन को जिसकी तबीयत खराब नहीं है, अपना बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 - 2 इतने लीटर पानी पीना चाहिए। मान लीजिए किसी का 60 किलो वेट है तो 60 किलो वेट डिवाइडेड बाय 10 6 - 2 4, यानी कि उस इंसान को 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप अपने शरीर के अनुसार जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी पी सकते हो। उसके बाद में अगले नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा किडनी पेशेंट के लिए कि वो कितना पानी पी रहा है। इससे भी ज्यादा जरूरी होगा कि वो पानी को कैसे पीने लग रहा है। किडनी पेशेंट को इस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आधा लीटर पानी पिए, चाहे 1 लीटर पानी पिए या उससे ज्यादा पानी पिए। पानी पीने का मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक छोटी सी घूंट भरी पानी की, घूंट भरने के बाद उसको मुंह में खोला करा, इस प्रकार से पूरे मुंह के अंदर उस पानी की घूंट को रोटेट करा। कम से कम 45 सेकंड के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए उस पानी की घूंट को अपने मुंह में रोटेट करना चाहिए। उसके बाद उसको ड्रिंक करना चाहिए। अगर किडनी पेशेंट इस तरीके से घूट घूट करके पानी पिएंगे तो मैं आपको एक मिरेकलस बात बताना चाहता हूँ। केवल इसी घूट घूट कर तरीके से पानी पीने से ना केवल वे अपनी किडनी ठीक कर लेंगे बल्कि डायलिसिस से भी छुटकारा पा लेंगे और उनके शरीर में सूजन बननी भी बंद हो जाएगी।
राजीव दीक्षित जी के कुछ मित्र थे जो कि किडनी के ऊपर शोध करने लग रहे थे। उन्होंने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 12 साल तक उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने पाया कि जो इंसान घुट-घुट करके पानी पीता था, उनके डायलिसिस की क्षमता कम होने लग गई। पहले 3 बार जाने लग रहे थे, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर धीरे-धीरे करके डायलिसिस बंद हो गया। और जो इंसान इस प्रकार से घुट-घुट करके पानी पीने लग रहे थे, उनकी किडनी पहले की तरह फिर से हेल्दी हो गई। ये रिसर्च राजीव दीक्षित जी के दोस्तों ने 12 साल तक लगातार करके की है। लेकिन इस रिसर्च को छुपा लिया गया ताकि किसी को इसके बारे में जानकारी ना पता चले और बंदे ठीक तरीके से पानी पीकर अपने आप को स्वस्थ ना कर लें। उसकी जगह पे दूसरे नंबर पे अगर कोई इंसान लगातार पानी पीता है और खड़े होकर के पानी पीता है, तो ना केवल वो अपनी किडनी को खराब करता है, बल्कि उसको अस्थमा की, टीबी की और मल्टीपल बीमारीज होने की शिकायत बन जाती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से पानी पीना है। एक घूंट भरी, 1 मिनट के लिए उसको माउथ में रोटेट करा, फिर उसको नीचे ले गए। 1 गिलास पानी पीने में कम से कम आपके 15 मिनट जरूर लगने चाहिए। इसके बाद मैं आप सबको सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के सीकेडी पेशेंट होते हैं और उनको किस प्रकार का पानी पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे तो ये प्रोफेशनल एडवाइस होती है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही पानी की मात्रा डिसाइड करें, लेकिन फिर भी एक जनरल हेल्प के लिए मेरी बताई गई जानकारी को आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे कितने प्रकार के सीकेडी पेशेंट होते हैं। सीकेडी पेशेंट 2 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे नॉन डायलिसिस, दूसरे नंबर पे डायलिसिस। नॉन डायलिसिस जिनका अब तक के लिए डायलिसिस से शुरू नहीं हुआ है और डायलिसिस जिनका डायलिसिस चालू हो चुका है। इस प्रकार के सीकेडी पेशेंट को भी हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नॉन डायलिसिस पेशेंट यानी कि जिनका डायलिसिस नहीं हुआ है और उनको स्वेलिंग भी नहीं है, और फिर नॉन डायलिसिस पेशेंट जिनको स्वेलिंग आ चुकी है। अब इस प्रकार के किडनी पेशेंट में 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेने लग रहे हैं। अगर आप ग्रेड थेरेपी यूज करने लग रहे हो तो ग्रेड थेरेपी को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। आप अगर ये कारण जानना चाहते हो कि क्यों मैंने ग्रेड थेरेपी बंद कर दी है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हो कि क्यों मैंने ग्रेड थेरेपी बंद करी। तो फिर इस वीडियो में मैं उन पेशेंट के बारे में बात करूंगा जो ग्रेड थेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं लेने लग रहे हैं और एक नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने लग रहे हैं। जो नॉन स्वेलिंग के पेशेंट है जिनका क्रेटिनिन अभी बढ़ना चालू हुआ है लेकिन उनके शरीर में स्वेलिंग नहीं आती है। अगर इस प्रकार के पेशेंट भी अच्छी क्वालिटी का पानी, इनमें से किसी भी प्रकार की क्वालिटी का पानी और इस फॉर्मूले की सहायता से अपने वेट के अनुसार घुट घुट करके पिएंगे, तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि उनकी किडनी भी ठीक होती चली जाएगी और उनको कभी स्वेलिंग भी नहीं आएगी। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर अगर किसी का 60 किलो वेट है और उसकी किडनी खराब हो रही है तो वो तो 4 लीटर पानी पिएगा तो उसकी किडनी और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई भी इंसान घूट घूट करके पानी पिएगा तो जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वो पानी पी ही नहीं पाएगा। चाहे उसके फॉर्मूले में 4 लीटर की क्वांटिटी आने लग रही है, चाहे 8 लीटर की आने लग रही है, चाहे 2 लीटर की आने लग रही है। घूट घूट करके पानी पीने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जरूरत से ज्यादा पानी पेशेंट नहीं पी पाता है। जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पानी पीता है और उसको मिरेकुलस रिजल्ट मिलते चले जाते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करेंगे स्वेलिंग के पेशेंट की। स्वेलिंग के पेशेंट यानी कि जिनके शरीर में पानी जमा होने लग गया है, किडनी अच्छे से पानी बाहर नहीं निकालने लग रही है, उस प्रकार के पेशेंट को कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट 1 लीटर पानी वो अपनी डेली डोजेज के हिसाब से पी सकते हैं, लेकिन पानी पीने का तरीका घुट घुट करके ही रहेगा। इस प्रकार के पेशेंट में मैं एक बात और बताना चाहता हूं, चाहे वे पेशेंट नॉन स्वेलिंग के हो चाहे वे स्वेलिंग के पेशेंट हो, उसके ऊपर ये भी डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेने लग रहे हैं। अगर वे पेशेंट रो डाइट यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल की डाइट लेने लग रहे हैं तो उनको अपने पानी की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पहले ही काफी ज्यादा मात्रा में पानी होता है। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप रो डाइट फॉलो करने लग रहे हो तो केवल और केवल ऑब्जर्वेशन में फॉलो कीजिएगा और पोटेशियम को ध्यान में रख के फॉलो कीजिएगा। अगर आपका पोटेशियम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने रिपोर्ट्स भेज करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं डायलिसिस पेशेंट की। अगर मान लीजिए किसी की किडनी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो डायलिसिस पर आ चुका है तो उस प्रकार के पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। अगर किसी की किडनी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसका डायलिसिस चालू हो चुका है तो उस प्रकार के पेशेंट को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होगी कि डायलिसिस चल रहा है लेकिन शरीर पे स्वेलिंग नहीं आती है, यूरिन आउटपुट अच्छा है। दूसरी कैटेगरी होगी कि डायलिसिस चल रहा है और उसके साथ में स्वेलिंग भी आने लग रही है। तीसरी कैटेगरी होगी कि डायलिसिस तो चल ही रहा है, साथ में पेट बाहर निकलने लग रहा है, शरीर में एसाइटिस होने लग गया है।
तीनों कैटेगरी बहुत ही डेंजरस होती हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हम यही बात बताएंगे कि अगर वे रो डाइट लेने लग रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में रो डाइट को फॉलो कीजिएगा और उसके साथ साथ में अपने शरीर की नीड के अनुसार ही पानी पीजिएगा। इस प्रकार की कैटेगरी के पेशेंट को 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर वे पानी पीने लग रहे हैं और स्वेलिंग नहीं आती है तो वो 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अगर वे रो डाइट को फॉलो करने लग रहे हैं तो उनको रिकमेंड यही करा जाएगा कि 1 लीटर के करीब ही पानी पीजिएगा। अगर शरीर में स्वेलिंग आने लग गई है तो 1 लीटर से कम मात्रा में पानी पीजिएगा। 500 ml से लेकर के 800 ml पानी आप पी सकते हो। उसके साथ साथ में पानी को घूट घूट करके पीना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। तीसरे नंबर पे अगर एसाइटिस होने लग गया है तो केवल 500 ml पानी लीजिएगा। उसके साथ साथ में आप क्या खाने पीने लग रहे हो, कौन सा काढ़ा लेने लग रहे हो, कौन सी दवाई लेने लग रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी पानी की मात्रा कितनी रहेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यही रहेगी कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करो, आपको पानी घूट घूट करके ही पीना है। 1 मिनट के लिए माउथ में रोटेट करके पीना है। अब इस कैटेगरी के पेशेंट में मैं कुछ और जरूरी सलाह देना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो अगर आप रो डाइट लेने लग रहे हो तो आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि रो डाइट के ऊपर रहते हुए भी आपका वेट ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर आप सीकेडी पेशेंट है, आप कंप्लीट रो डाइट के ऊपर आ गए हैं, डाइट में प्रोटीन नहीं लेने लग रहे हैं, अपने वेट का ख्याल नहीं रख रहे हैं और ज्यादा वेट डाउन हो जाता है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के पेशेंट हैं तो रो डाइट के साथ में अपने वेट का ख्याल रखिएगा, पोटेशियम का ख्याल रखिएगा। सबसे जरूरी बात ये रहेगी कि एक्चुअल में कितना पानी पीना चाहिए ये ना तो आपको कोई डॉक्टर बता सकता है, ये ना तो मैं बता सकता हूँ, ये केवल आपको आपकी बॉडी बता सकती है। जब आपके होठ सूखने लग गए हैं, आपको प्यास लगने लग रही है, तभी आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और ध्यान से ऑब्जर्व करके पानी को अच्छे से घुट घुट करके पियोगे तो आपको मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे। एक बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए, सीकेडी पेशेंट किडनी के ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े, इस वजह से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। पानी की मात्रा ज्यादा कम करने से शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लो बीपी, बेहोशी, अलग अलग प्रकार की दिक्कत आने लग जाती है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पानी पीजिएगा, घुट घुट करके पानी पीजिएगा और हाइड्रेटेड रहिएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके शरीर में ड्राइनेस तो नहीं आने लग रही, कहीं आपके होठ तो नहीं सूखने लग रहे, कहीं आपकी जीभ तो नहीं सूखने लग रही। अगर ऐसा होने लग रहा है तो आप घुट घुट करके पानी पीजिएगा। एक छोटी सी बात है लेकिन ये मिरेकलस बात है, अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। जब भी पानी पीजिएगा घुट घुट करके माउथ में रोटेट करके तब पीजिएगा और बैठ करके टाइम लगा करके पानी पीजिएगा। मैं शिव जी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ठीक होते चले जाएं। अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, डायरेक्ट कॉल ना करें, केवल अपने डाउट या फिर ट्रीटमेंट संबंधी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके साथ मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।